हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। उम्मीद है कि आज आपका विज्ञान का पेपर बहुत शानदार हुआ होगा। मैं जानता हूं कि परीक्षा देकर निकलने के बाद मन में सबसे बड़ी जिज्ञासा यही होती है कि क्या मेरा यह उत्तर सही था या मुझे इस प्रश्न में कितने अंक मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान के पूरे प्रश्न पत्र को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। हम न केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर जानेंगे बल्कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी लिखने का सही तरीका भी समझेंगे। तो अपनी उत्तर पुस्तिका का रफ आइडिया साथ में रखिए और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मित्रों देखिए, जो आपके प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ये सब एक एक नंबर के थे। प्रश्न संख्या 7 से 12 तक के आपके 2-2 नंबर के थे। प्रश्न संख्या 13 से 20 तक के आपके 3-3 नंबर के थे और 21 से 27 तक आपके 4-4 नंबरों के प्रश्न थे। अब हमारा प्रश्न संख्या 1 आता है कि रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया यहां पर दे रखी CaO H2O, यहां पर X लिखा है और उष्मा निकली है। अब यहां पर आपको X बताना है। यहां पर आपको बताना है कि उत्पाद X के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो ऊपर के दिए गए सभी कथन सत्य हैं, जो भी ऊपर दे रखे हैं ये सारे सत्य हैं। तो ये वाला इसका ऑप्शन उत्तर ये वाला हो जाएगा। कैसे होगा आप ये देखिए कि आपको ये जो समीकरण दी है वो दे रखी है आपको समीकरण। समीकरण आपकी है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और इसमें H2O मिलाया तो इसके साथ इसकी अभिक्रिया क्या होगी, इसके साथ CaOH2 प्लस हीट यानी कि उष्मा, इस तरह से ये अभिक्रिया है। तो यहां पर जो जिसमें हीट निकलती है वो होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये याद रखिए। और यहां पर बना क्या है, यहां पर जो एक्स बना है वो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो अब यहां पर ये सबसे पहला कथन है, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिल्कुल इसको सही, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। दूसरा है इसका उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए होता है, बिल्कुल सही। तीसरा है इस अभिक्रिया में जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है। तो ये सारे उत्तर ये सही हैं। अब यहां पर जब सही है तो इसका चौथा उत्तर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उष्माक्षेपी नहीं है मतलब जिसमें हीट नहीं निकलती। जिसमें हीट निकलती है वो उष्माक्षेपी है, जिसमें हीट नहीं निकलती। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सब में हीट निकलती है, 3 में, लेकिन चौथे वाले में हीट नहीं निकलती। तो चौथे वाला इसका उत्तर होगा, क्योंकि इसकी जो अभिक्रिया है वो 2AgCl, जब ये सनलाइट में अभिक्रिया होती है तो 2AgCl2 बनता है। ये ऐसी अभिक्रिया होती है, इसमें आपको हीट नहीं निकल रही है, तो ये क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर वो ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है शब्द है, तो चींटी का डंक ऑक्जेलिक अम्ल, ये वाला इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है। इस गुण को कहते हैं आघात वर्ध्यता, जिसमें मार मार के पीट के उसको बड़ा कर दिया जाता है, पतला कर दिया जाता है, उसे आघात वर्ध्यता कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, इनको पीट के इनका कुछ बड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, ये यहां पे आपको दिया गया है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को देख करके आपको बताना ये क्या है। तो ये प्रोपेनॉन है, क्योंकि इसमें आप इस स्ट्रक्चर में देखिए कि आपके जो 3 कार्बन यहां पे दिए गए हैं, 3 कार्बन मतलब प्रोप हो गया, और इसमें CHO लास्ट में उपस्थित है, तो इसलिए ये क्या है कि प्रोपेनल ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्वारा शरीर के बाहर में ऑक्सीजन ग्रहण करना, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को इसका उपयोग कहलाता है। इसका उपयोग होता है श्वसन, इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा निम्न में से किसमें होता है। मुकुलन द्वारा होता है यीस्ट में, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, इसका कारण है। थर्ड वाला होगा प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर प्रकाश गुजरता है और उसका अपवर्तन होता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है, बार बार बदलता है, तो तारे की चमक बदलती रहती है और तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है, तो ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ये फोर्थ वाला सही होगा, सभी बिंदुओं पर एक समान होता है, क्योंकि जब किसी लंबी परिनालिका के में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर एक मजबूत और समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान रहती है तथा उसका जो परिणाम भी लगभग सभी बिंदुओं पर समान होता है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो है अभिकथन ए और कारण आर के बारे में आपको यहाँ पर चिन्हित करना है। यदि ए और आर दोनों सही होंगे तो और आर ए की सही व्याख्या करता है तो ऑप्शन 1 को आपको चुनना। यदि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता तो सेकंड ऑप्शन, और यदि ए सही है परंतु आर गलत तो थर्ड ऑप्शन, और यदि ए और आर दोनों गलत है तो फोर्थ ऑप्शन चुनना है। अब हमारे सामने अभिकथन ए है, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है अवतल दर्पण इसके ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ये भी सही है। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पहले वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे, लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है अभिकथन है खाद्य श्रृंखलाएं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। कारण है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, तो दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आप इसमें लिखेंगे, सेकंड वाला। ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड क्वेश्चन है किसी पौधे में मृदा से प्राप्त जल खनिज लवणों को वहन करने वाले उत्तक का नाम होता है जाइलम। अगले क्वेश्चन में भरने के लिए आया था तो विभवांतर इसमें भरना था, पोटेंशियल डिफरेंस आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाना है, इसकी मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। इसका उत्तर इस प्रकार से होना चाहिए, उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु को लेंस और उसके फोकस दूरी के बीच में रखा जाता है, अर्थात वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम होनी चाहिए। यहां फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, इसलिए वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर से कम दूरी फोकस और लेंस के बीच रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का एक उदाहरण दीजिए। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो उनको आप यहां से लिख सकते हैं कि फलों और सब्जियों के छिलके, बस इतना लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा। और भी आप कागज भी लिख सकते हैं, सूती कपड़ा और गोबर आदि भी लिख सकते हैं। तो वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इस प्रकार से ये समीकरण आप नोट कर लीजिए, इस प्रकार का समीकरण। दूसरा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलयन और जल बनाते हैं। समीकरण लिखना, समीकरण आपके सामने NaOH HCl NaCl और H2O बन जाएगा। आठवां प्रश्न है कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, क्षारों के दो भौतिक गुण बताने हैं। क्षारक और क्षार में अंतर, वे सभी पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं, लेकिन वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। और क्षारों के दो भौतिक गुण क्या हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, दूसरा ये स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने महसूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च क्यों होते हैं।
इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयनों धनायन और ऋणायन से बने होते हैं। इन आयनों के बीच बहुत मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है और इस मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। इसके लिए आप परीक्षा में इस प्रकार का चित्र भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शिशु के लिंग निर्धारण में पिता की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों होती है? इसका आंसर होगा, मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स और वाई गुणसूत्रों द्वारा होता है और स्त्री के पास एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष के पास एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो माता हमेशा एक्स गुणसूत्र ही देती है जबकि पिता एक्स या वाई में से कोई एक गुणसूत्र देता है। यदि पहली कंडीशन एक्स माता और एक्स पिता का गुणसूत्र मिलकर के एक्स एक्स से लड़की का जन्म होता है और एक्स पिता एक्स माता और वाई पिता पिता से वाई मिला तो एक्स वाई बन करके क्या होगा, लड़के का जन्म होगा। अतः शिशु का लिंग पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, इसलिए पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहां पर एक चित्र दिया गया है, आपके पेपर में एक चित्र दिया गया है, उसमें ए बी सी डी को आपको उनके नाम बताने हैं कि ए बी सी डी क्या हैं। तो यहां पर मैंने बता दिया है, आप इनको देख लीजिए। ए जो है प्रमस्तिष्क है, दूसरा बी अनुमस्तिष्क है और सी मेड्यूला है और फिर पोन्स है। 12वां क्वेश्चन हमारा है, एक प्रकाश किरण अल्कोहल अपवर्तनांक जिसका 1.36 से जल अपवर्तनांक 1.33 में प्रवेश करती है तथा अपवर्तित होती है, इस घटना को एक उपयुक्त किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। सबसे पहले तो समझें कि अल्कोहल का अपवर्तनांक जो कि 1.36 है, जल के अपवर्तनांक 1.33 से अधिक है। अल्कोहल का ज्यादा अपवर्तनांक है, तो इसका अर्थ यह है कि अल्कोहल जल की तुलना में सघन माध्यम है और जल एक विरल माध्यम है। तो इससे क्या होगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम अल्कोहल से विरल माध्यम जल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब नॉर्मल से दूर हट जाती है। इस प्रकार से इसका एक किरण आरेख आप तैयार कर सकते हैं। देखिए कि इसमें कि कैसे एक रेज आती है और वो रिफ्रैक्टेड हो जाते, यहां से थोड़ा सा हल्का सा मुड़ जाती है। तो इस प्रकार का आप एक किरण आरेख तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, मीना अपने तेलीय लंच बॉक्स, तेल वाला लंच बॉक्स है उसका, को केवल पानी से धोने की कोशिश कर रही थी लेकिन लंच बॉक्स से चिकनाई नहीं निकली। जब उसने थोड़ा सा साबुन उपयोग किया तो उसने देखा कि तेल छोटे छोटे कणों में टूटने लगा, लंच बॉक्स साफ हो गया। साबुन से लंच बॉक्स की सफाई की प्रक्रिया को समझाना है। सबसे पहले तो आप समझिए कि साबुन के अणु में दो मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है जल रागी सीरा जिसको हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं, यह पानी के प्रति आकर्षित होता है और जल में घुल जाता है। और जो दूसरा होता है जल विरागी पूंछ, हाइड्रोफोबिक टेल, यह जल से दूर भागती है लेकिन तेल या चिकनाई में घुल जाती है। हमें पूछा गया है सफाई की प्रक्रिया, तो जब साबुन को गंदे लंच बॉक्स पर लगाया जाता है तो साबुन की जल विरागी पूंछ चिकनाई तेल से जुड़ जाती है और जल विरागी सीरा बाहर की ओर पानी की ओर रहता है। तो उससे क्या होता है, इस प्रकार बहुत सारे साबुन के अणु जो है तेल की बूंद को चारों ओर से घेर कर एक गोलाकार संरचना बना लेते हैं जिसे कहते हैं मिसेल कहते हैं। और फिर क्या होता है, मिसेल के रूप में साबुन तेल को सतह से खींचकर जल में घोल लेता है। जब हम पानी डालते हैं तो यह चिकनाई पानी के साथ बह जाती है और लंच बॉक्स साफ हो जाता है। अगले प्रश्न में कुछ कारण बताने हैं, जैसे कि प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्या कारण है भाई? सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्या कारण है? तो इनके कारण बता। सबसे पहला कि प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, इसका कारण है कि ये जो धातुएं हैं रासायनिक रूप से बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। ये हवा, नमी और अम्लों के साथ आसानी से क्रिया नहीं करती, जिसके कारण इनका संक्षारण नहीं होता है, इनमें जंग नहीं लगता और इनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। साथ ही ये अत्यधिक आघातवर्ध हैं, मतलब इनको पीट के इनको बड़ा भी बनाया जा सकता है, छोटे का बड़ा बनाया जा सकता है और तन्ने इनको तान सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। तो ये इनका गुण होते हैं, इसलिए इनके आभूषण बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट पूछा गया इसी में कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल या मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित करके क्यों रखा जाता है? तो ये धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। ये हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ कमरे के तापमान पर ही बहुत तीव्र अभिक्रिया करती हैं और आग पकड़ लेती हैं। इन्हें वायु और जल के संपर्क से बचाने के लिए तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमीनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में क्यों किया जाता है? तो इसका कारण है कि एल्यूमीनियम हवा के संपर्क में आने पर अपने ऊपर एल्यूमीनियम ऑक्साइड Al2O3 की एक बहुत पतली और मजबूत सुरक्षात्मक परत बना लेती है। यह परत धातु को आगे संक्षारण से बचाती है, जंग लगने से बचाती है। इसके अलावा एल्यूमीनियम ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है और हल्का भी होता है, इसलिए बर्तन बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है। अब यदि 14 वाला ये प्रश्न आपको नहीं आया हो तो आपने अथवा वाला किया होगा, अथवा करके इसमें दे रखा है। अथवा में क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखने हैं। तो मित्रों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप पीओपी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला है CaSO4.1/2 1/2H2O। तो यह एक सफेद रंग का चूर्ण होता है जो पानी मिलाने पर पुनः कठोर हो जाता है। अब इसकी प्राप्ति कैसे होती है? जब जिप्सम जिप्सम का ये सूत्र है को 373 डिग्री मतलब 100 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह अपने जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो ये इसकी जो रासायनिक समीकरण है CaSO4.2H2O, इसको अपने हीट किया और ये CaSO4.1/2H2O ये बन गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके दो उपयोग देखते हैं। पहला, टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, जब डॉक्टर प्लास्टर चढ़ा देते हैं, किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसमें ही काम आता है। दूसरा, खिलौने, सजावटी सामान और सांचे बनाने में भी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन कैसे होता है, समझाना है। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन है, फेफड़ों की कोशिकाओं से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है। रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इस प्रकार ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? कोशिकाओं में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनती है। इसका परिवहन 3 तरीकों से होता है। पहले तो लगभग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्लाज्मा में घुलकर बाइकार्बोनेट आयन के रूप में फेफड़ों तक पहुंचती है। फिर लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर परिवाहित होती है और उसके बाद थोड़ी मात्रा प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में परिवाहित होती है और अंत में फेफड़ों में पहुंचकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन समझाना है। तो मित्रों, पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म पुष्प फ्लावर के माध्यम से होता है। पुष्प में नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले होता है परागण। पराग कोश से पराग कण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। फिर पराग नलिका का निर्माण होता है। वर्तिकाग्र पहुंचने पर के बाद परागकण से पराग नलिका बनती है जो वर्तिका से होकर बीजांड तक पहुंचती है। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। पराग नलिका द्वारा नर युग्मक बीजांड तक पहुंचता है और अंड कोशिका एग सेल के साथ संलयन करता है। इस संलयन को निषेचन कहते हैं। फिर होता है बीज और फल का निर्माण। निषेचन के बाद युग्मनज जो बनता है जो भ्रूण विकसित करता है इसके बाद, और अंत में बीजांड से बीज बन जाता है और अंडाशय से फल में बदल जाता है। अब यदि आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया होगा तो ये वाला अथवा वाला यहाँ पर दिया हुआ है। अथवा वाला भी देख लेते हैं। निम्न हार्मोन किन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तो तथा ये क्या विशिष्ट कार्य करते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन दिया हुआ है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड
इसको करती है, और पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं। शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने का काम इसका होता है, वृद्धि हार्मोन का। दूसरा है एड्रेनलिन हार्मोन। ये अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, और इसका काम क्या होता है? तनाव या आपात स्थिति में शरीर को सक्रिय रखना। फिर इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूछा है, तो यह अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन है। रक्त में शर्करा, ग्लूकोज, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने का काम ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय लेंस के लिए लेंस सूत्र लिखना है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस याद रखिएगा, अभिसारी लेंस लिखा है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करनी है। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो यहां पर लेंस का सूत्र आप सबसे पहले लिख देंगे। लेंस का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहां पर दिया हुआ क्वेश्चन में क्या क्या है, आपके क्वेश्चन में दे रखा है, बिंब की ऊंचाई h दे रखी 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f आपको प्लस 10 सेंटीमीटर, अभिसारी लेंस लिखा है, उत्तल लेंस लिखा है, तो धनात्मक में होगी, ऋणात्मक में नहीं होगी। ये चीज आपको नोट करना है। बिंब की दूरी u ये -25 सेंटीमीटर होगी। अब आपको करनी है कैलकुलेशन, जिसको बोलते हैं गणना। अब 1/1, अब जो हमने लेंस का सूत्र बताया उससे हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, इसको 1/v 1/f प्लस 1/u लिख करके इसको कन्वर्ट कर करके चेंज करके क्या हो जाएगा, 1/v 1/10 जो दिया है मान रख दिया 1/10 प्लस 1/-25, और ये जब खुलेगा ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25, और ये जब आप आगे कैलकुलेशन करेंगी, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। तो 1/v इक्वल टू 5 माइनस 2, और ये क्योंकि हमने इसको बराबर करा है नीचे वाले इसको एलसीएम लेकर के, तो ये 3/50 आ गया। जब v निकालेंगे, ये 1/v इक्वल टू 3/50 जब होगा, लेकिन जब हम v निकालेंगे तो v निकालने के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। तो 50/3 हुआ, और इतना आया प्लस में, यानी कि इतना सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति इतना 16.67। अब इसका निकालेंगे आवर्धन m, आवर्धन m होता है v/u, तो v हमने निकाला यहां पर कितना 16.67, और इसको -25 से डिवाइड करेंगे तो -0.66 निकल के आएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई h आता है m इंटू m मल्टीप्लाई h, तो m जो निकल के आया है ये मान, और इसमें h जो हम 5 सेंटीमीटर दिया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3.3 सेंटीमीटर समथिंग लगभग आएगा। निष्कर्ष इसका हो जाएगा, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 16.67 सेंटीमीटर पर बनेगा, और यह वास्तविक उल्टा आकार में बिंब से छोटा यानी कि 3.3 सेंटीमीटर का होगा। बिंब से छोटा होगा यानी कि 3.3 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि पहले वाले की ऊंचाई थी 5 सेंटीमीटर, तो उससे ये छोटा है 3.3। मित्रों, इस प्रकार का एक किरण आरेख खींच देंगे आप, ये चित्र देख लीजिए, इस तरह का किरण आरेख आपको खींचना है। अब यदि ये वाला आपने नहीं किया, ये आपको कठिन लगा, तो अथवा करके इसमें दूसरा दिया है उसको कीजिए। आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो ये वाला कर लीजिए। किसी कक्षा में अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक चित्र बनाकर दर्शाइए। सबसे पहले इस दृष्टि दोष का नाम है, यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित है। इस दोष में व्यक्ति पास की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुएं जैसे श्यामपट्ट स्पष्ट नहीं देख पाता, क्योंकि दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन करके उसके सामने बनता है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, इसके लिए
इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस कॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, जिससे प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनने लगता है और फिर दूर की चीजें भी बढ़िया से दिखने लगती हैं। ये कंडीशन होती है इसमें, मायोपिया में ये कंडीशन होती है। ये वाला पहले वाला चित्र है इस तरह का। ये तो नॉर्मल विजन है, नॉर्मल विजन का ये चित्र है। दूसरा चित्र इसमें आप देखिए, यहाँ पे ये मायोपिया बताया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि दूर की वस्तुएं देखने में दिक्कत हो रही है। अब उसके बाद इस तरह से मायोपिया, क्लियर, नियर विजन इस तरह से आपको दिख सकते हैं। और इस तरह से आप एक चित्र आप ये वाला बना सकते हैं। ये वाला चित्र आप बना सकते हैं, मायोपिया करेक्टेड। तो यानी कि आपका जो दृष्टि दोष है उसको करेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से एक लेंस लगा दिया गया है, अवतल लेंस लगा दिया गया है यहाँ पर, और इस तरह का चित्र आप किरणों को दिखा सकते हैं। लाइट सही पड़ती है और पिक्चर सही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम बताने हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पर आ रखे थे, इसको देखते हैं। तो पहला कथन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए दक्षिण हस्त नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल, यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। तो इस प्रकार का चित्र समझ लीजिए कि आपका जो अंगूठा है वो आपको करंट की दिशा बता रहा है। तो आपकी जो ये उंगलियां मुड़ी हुई हैं, ये उंगलियां जो आपकी मुड़ी हुई हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित चालक पर आरोपित बल। तो इसके लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, बाएं हाथ का जो नियम है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस नियम में क्या बताया गया है, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत कर रही है, तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करेगा। कहने का मतलब यानी कि आपका जो राइट हैंड है उसका रूल ये है कि यदि आपकी तर्जनी उंगली मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगी, आपकी मध्यमा उंगली डायरेक्शन ऑफ करंट दर्शाएगी, तो आपका जो अंगूठा है वो आपका फोर्स को दिखाएगा। एक और न्यूमेरिकल आ जाता है कि 100 ओम का विद्युत लैंप, 50 ओम का विद्युत टोस्टर और 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। उस विद्युत स्त्री मतलब प्रेस का प्रतिरोध क्या होगा, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें और वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियों का पार्श्व क्रम संयोजन लेता है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री जो आप प्रेस करते हैं कपड़ों में, उसका कितनी धारा प्रवाहित होगी। ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले जो चीजें आपके पास दी होती हैं, सबसे पहले वो लिख देनी है। दिया है लैंप का प्रतिरोध R1 कितना है, 100 ओम, टोस्टर का प्रतिरोध R2 50 ओम, जल फिल्टर का प्रतिरोध R3 500 ओम, और विभवांतर दिया है 220 वोल्ट। ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो आपकी पार्श्व क्रम में जुड़ी हुई हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का जो फॉर्मूला है वो 1/Rp इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, इन सबको जोड़ करके होता है। तो 1 पहले वाले का R1 था 1/100, 1/50, 1/500, सबको जोड़ेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, सबका तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लगभग 500 आएगा, बड़े वाले का आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 1, और यानी कि ये हो जाएगा 16/500। ये किसका था, 16/100
1/Rp का मान था 16/500। जब हम Rp का निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाए, क्या हो जाएगा 500 जो है 500 का कितना हो जाएगा 16, यानी कि 500/16। अब जब इसको हम क्या करेंगे 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 31.25 ओम निकल के आएगा। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही लिखा है कि विद्युत इस्त्री जो इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस है उतनी ही धारा लेती है जितनी कि तीनों मिला करके ले रही हैं, तो इसलिए विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध आर जो है इन्हीं के बराबर होगा, 31.25 जो आया है उतना ही ओम होगा। अब हमने निकालना है कि विद्युत इस्त्री में प्रवाहित धारा आई कितनी होगी, तो ओम के नियम या ओम का नियम क्या कहता है, आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। तो आई हमारे पास वी दिया है 220 वोल्ट और आर अभी हम निकल के आए 31.25, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7.04 एम्पियर निकल के आएगा। ये कैलकुलेशन आप स्वयं करके देखें, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर हो तो आप जरूर इस कैलकुलेशन को करके देखें, ठीक है, वैसे सही है। अतः विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध कितना है 31.25 ओम है और धारा जो पूछी गई है वो 7.04 एम्पियर है। ये पूरा आंसर क्लियर हो गया, ये फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। 20वां प्रश्न है कि कोई गैस एक्स एक घातक विष है, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है और एक आवश्यक कार्य संपादित करती है। इस गैस का नाम बताना है, वायुमंडल में इस गैस के प्रकार का उल्लेख करना है, वायुमंडल में गैस के स्तर गिरने के लिए मुख्यतः किन रसायनों को उत्तरदायी माना गया है। सबसे पहले गैस का नाम, गैस का जो नाम है एक्स का गैस का वो ओजोन गैस है, O3 है। कार्य इसका क्या आता है, ओजोन गैस वायुमंडल के ऊपरी स्तर स्ट्रेटोस्फीयर जो समताप मंडल जो है वायु ऊपर जाकर के, तो इसमें एक सुरक्षा कवच बनाती है, ये ऊपरी स्तर में स्ट्रेटोस्फीयर में एक सुरक्षा की कवच बनाती है, ओजोन परत बोलते हैं जिसको। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को, जो रेज आती है सूर्य से, उनको अवशोषित कर लेती है और उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। यदि ये किरणें पृथ्वी पर सीधे पहुंच जाएं तो क्या होगा, त्वचा का कैंसर होगा, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और इसके उत्तरदायी रसायन क्या है, इसका उत्तरदायी रसायन जो है वो क्या है, उत्तरदायी रसायन है ओजोन परत के ह्रास कमी के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको बोलते हैं वो उत्तरदायी है। अब इसकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता कहाँ है, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रक्रियात्मक समूह की परिभाषा देनी है और नीचे दिए गए कार्बनिक यौगिकों के स्थित प्रक्रियात्मक समूह की पहचान करनी है। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये पहले वाला आपके पास चित्र है, इसमें आपके C कितने हैं 3 हैं और यहाँ पर H कितने हैं 1 2 3 4 5 6 H हैं और वो एक O है, तो ये क्या बनता है और ये क्या बनता है, स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए हैं। तो पहले स्ट्रक्चर में प्रोपेनॉन है CH3COCH3 है, दूसरा जो एथेनॉल है वो C2H5OH की संरचना दी गई है। सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया है प्रकार्यात्मक समूह, तो इसकी परिभाषा, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु व परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के विशिष्ट रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अब जो हमारी पहले वाली संरचना है, नंबर 1 वाली संरचना एसीटोन या प्रोपेनॉन, इसमें कीटोन या CO समूह उपस्थित है। दूसरे वाली संरचना में एथेनॉल में, इसमें अल्कोहल OH समूह उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में खा दिया गया है, क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से क्रिया करता है, तो क्या होता है, जब एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एक मीठी गंध सुगंध वाला पदार्थ एस्टर एथिल एथेनॉएट और जल बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं।
ग वाले प्रश्न में एक रासायनिक समीकरण को पूरा करने के लिए दिया गया है। तो रासायनिक समीकरण, ये पूरी रासायनिक समीकरण जो खाली स्थान है वहां पर ये आएगा सोडियम एथोनाइट, ये वाला आएगा खाली स्थान पे। तो इसको देख लीजिए। 22वां हमारा प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रक्रिया का नाम लिखिए और उसका संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इस प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद के साथ दो गैसें एक्स और वाई निकलती हैं। इनमें से एक गैस जब शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है तो एक यौगिक जेड बनता है, जिसका उपयोग पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त कराने वाले संयंत्रों और वस्त्र उद्योग में होता है। जेड का नाम बताना है और इसके बनने में होने वाली रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो मित्रों, इस प्रक्रिया का नाम है क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो संक्षेप में इसका हम उल्लेख करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित की जाती है तो यह वियोजित होकर एनोड क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन बनाता है। तो गैसों की पहचान, यहां निकलने वाली गैस X जो है वो है क्लोरीन गैस। कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस है। अब यौगिक जेड का नाम क्या है? तो जो यौगिक जो जेड है वो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर आप उसको कह सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। इसके जो बनने की समीकरण आप समझिए। जब क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पर प्रभावित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण बनता है। इसकी रासायनिक समीकरण भी पूछी गई है। तो CaOH2Cl2 से बनेगा CaOCl2 और H2O अलग होगा। मित्रों, कुछ बच्चों ने आपने ये अथवा वाला प्रश्न किया होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। निम्न समीकरण में उत्पाद X को पहचाना। यहाँ है NaCl, H2O, CO2 और NH4Cl। यहाँ पर X बताना है, ये X क्या चीज है, ठीक है। और यौगिक X के दो उपयोग भी बताने हैं। तो मित्रों, यहां पर जो उत्पाद X जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। अब अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इसके उपयोग बताने हैं। तो बेकिंग सोडा जो X है, बेकिंग सोडा, उसके दो उपयोग। इसका उपयोग रसोई घर में खस्ता पकौड़े बनाने या बेकिंग पाउडर बनाने में, केक बनाने में इसको यूज किया जाता है। और दूसरा उपयोग है, यह एक एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता, एसिडिटी को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसी में कि यौगिक X को जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया बतानी है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। इसका रासायनिक समीकरण आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि 2NaHCO3 को हीट जब किया तो हीट से क्या हुआ, Na2CO3 में टूटा प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकली। 23वें प्रश्न के उत्तर में यहीं पर आपको देता हूं कि किन्हीं दो लैंगिक संचारित रोगों के नाम। तो लैंगिक संचारित जो रोग हैं वो एक तो HIV एड्स है और दूसरा सिफिलिस। नेक्स्ट में पूछा गया मानव भ्रूण लिंग निर्धारण कानूनी अपराध क्यों है। तो कानूनी अपराध क्यों है, इसका कारण ये कारण है दिए गए हैं कि इससे लिंग भेदभाव बढ़ता है। दूसरा, इससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। इससे समाज में लिंग अनुपात असंतुलित होता है। और आपको मालूम ही होगा कि कुछ लोग लिंग का पता चलने पर मादा भ्रूण यानी कि लड़की की हत्या करवा देते हैं, गर्भ में ही लड़की की हत्या कर देते हैं, जो एक अनैतिक और कानूनी अपराध है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि गर्भ निरोध के दो विधियों के नाम और प्रत्येक का एक विपरीत प्रभाव लिखना है। कि जो गर्भ को रोकने के लिए, कि गर्भ ना हो, बच्चे रोकने के लिए, गर्भ को रोकने के लिए कुछ गर्भ निरोधक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। उनके विपरीत प्रभाव बताएं कि उनसे हानियां क्या क्या हो सकती हैं, नुकसान क्या क्या होते हैं। तो आप, पहला है कि मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जो पिल्स महिलाएं खाती हैं, लड़कियां खाती हैं, जिससे कि गर्भ ना हो, तो ये गोलियां नुकसान करती हैं, शरीर में हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देती हैं।
शरीर की स्थिति खराब हो जाती है। दूसरा जो है कॉपर टी लगवा देते हैं गर्भ को रोकने के लिए, तो इससे क्या होता है पेट में दर्द, कई महिलाओं को पेट में ज्यादा दर्द होता है और कईयों का तो अनियमित रक्तस्राव होता है। दो चीजें पूछी थी, दो बहुत हैं। तीसरा, अगर आप कंडोम अगर आपने लिखा हो तो कंडोम, कभी कभी कंडोम से क्या होता है एलर्जी होती है, कभी कभी इसके फटने से गर्भधारण की संभावना भी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, नाम भी लिखे रहने चाहिए अंगों के। मानव पाचन तंत्र में एंजाइमों का कार्य समझाना है। तो मानव पाचन तंत्र में एंजाइमों के कार्य, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जटिल भोजन को सरल अणुओं में तोड़ते हैं। और इनमें क्या होता है, एक तो होता है लार एमिलेज, लार में मौजूद यह एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा माल्टोज में बदलता है। दूसरा जो होता है वो होता है पेप्सिन, आमाशय में यह एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। तीसरा जो एंजाइम होता है आप ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो अग्न्याशय से निकलने वाला ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, और जो लाइपेज है वो वसा का इमल्सीकरण करता है। इसका चित्र आपकी पुस्तकों में होगा, वो आप देख लीजिए। उसका नाम किस प्रकार से हम करते हैं, चित्र में आपको दिखा रहा हूं, आप चित्र देख लीजिए। इस प्रकार का आपका चित्र होगा और उनके नाम भी लिखे गए हैं। इसी तरह से आपको नाम भी परीक्षा में लिखने हैं। कुछ बच्चों को ये चित्र बनाना नहीं आया होगा तो अथवा करके दूसरा प्रश्न किया होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। अथवा वाला प्रश्न है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र यहां भी बनाना है, यहां पर मानव श्वसन तंत्र का बनाना है। तो गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अधिकल्पित करेंगे। तो स्वतंत्र तंत्र का इस तरह से आप श्वसन तंत्र का चित्र बना सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं। आपकी पुस्तकों में चित्र दिया गया होगा, अच्छे से आप उसको देख लीजिए। ये चित्र आपके सामने है, इस तरह से आपको चित्र बनाना था परीक्षा में। चित्र के साथ ही इसमें प्रश्न पूछा गया है, गैसों के विनिमय के लिए अधिक क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। तो इसका है कि मानव फेफड़ों में गैसों के विनिमय के लिए विशेष संरचना होती है, और इसमें क्या होता है फेफड़ों में लाखों सूक्ष्म वायु कोश होते हैं। वायु कोशों की दीवारें बहुत पतली होती हैं और इनके चारों ओर घना केशिकाओं का जाल होता है। इससे गैसों के आदान प्रदान के लिए बहुत बड़ा सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है, और बहुत बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तेजी से विनिमय हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओम के नियम का कथन लिखिए और उल्लेख कीजिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा भी इसमें दे रखा है, देखते हैं। सबसे पहले ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि स्थिर रहें तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। अर्थात V जो इक्वल टू होगा IR के, जहां R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं, नंबर 1 चालक की लंबाई, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा हो गया पदार्थ की प्रकृति, अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। चौथा हो गया तापमान, शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में V और I के बीच ग्राफ खींचकर प्रतिरोध को ज्ञात करना का प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें तालिका दे रखी है एक आपके उसमें पेपर में, उस तालिका को देखिए। ये यहाँ पे एक तालिका दी हुई है और उचित पैमाना लेते हुए उत्तर पुस्तिका में V और I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं और ग्राफ पेपर में आप खींचकर इसको देखिएगा। तो दी गई तालिका में V और I का अनुपात V अपॉन I स्थिर है। उदाहरण के लिए R इक्वल टू V अपॉन I 1.6 अपॉन 0.5 इक्वल टू 3.2 ओम, या इसको जब आप निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 3. इसको आप कितना आ जाएगा 1. इसको आप 1 मान लीजिए और ये 3.2 ओम आ जाएगा।
अब ग्राफ पेपर में जब आपको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जब आप ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष पर धारा I और y अक्ष पर विभवांतर V लेंगे तो आपको एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। अब प्रतिरोध R ग्राफ की ढाल प्रतिरोध को दर्शाएगी। प्रतिरोध 3.2 ओम होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, प्रकाश के विक्षेपण का क्या अर्थ है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र बनाना है और प्रकाश के विक्षेपण द्वारा बनने वाले एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण दीजिए तथा इसे आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। सबसे पहले तो प्रकाश का विक्षेपण क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होगा। श्वेत प्रकाश के अपने 7 अवयवी रंग जो कि ये इससे पता चलते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इन रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश अपने इन रंगों में बंट जाता है तो इसको कहते हैं हम प्रकाश का विक्षेपण। और यह इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल माध्यम में अलग अलग होती है, जिससे वे अलग अलग कोणों पर झुक जाते हैं। अब हम कांच के प्रिज्म के द्वारा विक्षेपण के चित्र को देखते हैं। ये हमारे सामने कांच का एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है, और यहाँ पर जब हम व्हाइट लाइट को डालते हैं, टॉर्च व्हाइट लाइट को हमने यहाँ डाला तो प्रिज्म में जब ये लाइट गई तो आप देखिए कि ये अपने रंगों में बढ़ जाता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, तो ये रंग में पट जाता है। तो ये कांच का क्या है, लाइट का विक्षेपण है। इस तरह का एक चित्र बना करके आप परीक्षा में आए होंगे। अब प्रश्न में यह भी पूछा गया है कि प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण, तो इसका उदाहरण है प्राकृतिक रूप से क्या बनता है, रेनबो, इंद्रधनुष बनता है। आसमान में देखा होगा आपने कई बार। तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है, जहां जल की बूंदें एक छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। तो इंद्रधनुष बनने का किरण आरेख आप बना लेंगे और इसकी प्रक्रिया मैं आपको यहां बताता हूं। अपवर्तन और विक्षेपण, सूर्य का प्रकाश जब बूंद में प्रवेश करता है तो पहले वह अपवर्तित और फिर विक्षेपित होता है। फिर होता है आंतरिक परावर्तन, फिर बूंद के भीतर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके बाद पुनः अपवर्तन होता है, फिर से अपवर्तन होता है, अंततः बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तित होता है और जो देखने वाला है प्रेक्षक, उसकी आंखों तक 7 रंगों के रूप में पहुंचता है, जो इंद्रधनुष बन जाता है। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है लेकिन ध्यान से समझिएगा तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं को बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं। ये आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, आप अपने उसमें पढ़ लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया है, इसको पढ़ लीजिए आप। अब इसमें क्वेश्चन आता है, उत्सर्जित उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए पादपों द्वारा अपनाई जाने वाली कोई 2 विधियां बतानी है। तो मित्रों, उत्सर्जित उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए पादपों द्वारा अपनाई जाने वाली 2 विधियां, एक इस अनुच्छेद के आधार पर पादपों द्वारा उत्सर्जन की जाने वाली 2 विधियां। पहला है वाष्पोत्सर्जन, इसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। दूसरा है पत्तियों का गिरना, पौधों में पत्तियों का गिरना, लोसिंग जो लीव्स, तो पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को कोशिकीय रिक्तिकाओं और पुरानी पत्तियों में संचित करते हैं, जो बाद में पौधे से अलग होकर नीचे गिर जाती हैं। इसमें अन्य विधि भी अगर किसी बच्चे ने लिखी होगी, जैसे रेजिन या गोंद के रूप में पुराने जाइलम में अपशिष्ट संचित करना, यह भी एक विधि है। इसी में अगला प्रश्न था पेपर में, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्यों महत्वपूर्ण है। तो वाष्पोत्सर्जन महत्वपूर्ण क्यों है, एक तो है तापमान नियंत्रण करने के लिए। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जल का वाष्पीकरण होता है, जिससे पौधों की सतह ठंडी रहती है और उनका तापमान नियंत्रित रहता है। दूसरा जो है जल और खनिजों का परिवहन होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल जो है उत्पन्न होता है और जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल, खनिज, लवणों को तने के माध्यम से पत्तियों तक ऊपर तक खींचने में मदद करता है।
अब इसी में तीसरे वाला प्रश्न है, पादपों में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सी अपशिष्ट उत्पाद उत्पन्न होते हैं। तो मित्रों, पादपों में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं। एक तो श्वसन के दौरान अपशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसके दौरान अपशिष्ट उत्पाद ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो किसी ने ऐसा उत्तर लिखा होगा तो बिल्कुल सही है। श्वसन के दौरान पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल अपशिष्ट उत्पाद के रूप में बनते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यह था आज के विज्ञान प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके अनुमान के अनुसार आपके कितने अंक आ रहे हैं। याद रखिए, यह केवल एक पड़ाव है, अभी आगे और भी परीक्षाएं हैं। अगर कोई प्रश्न गलत भी हुआ है तो निराश ना हो, बल्कि अगले पेपर की तैयारी में दोगुने उत्साह से जुट जाएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी अपने उत्तरों की जांच कर सकें। आने वाली परीक्षाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक धन्यवाद।